करते हैं रेड बेसिन क्या है। देखिए रेड बेसिन चाइना या चीन के मध्यवर्ती भाग के अंदर यानी एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र चीन का हृदय स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? हृदय स्थल कहलाता है। और रेड प्रतीक होता है खतरे का। तो इसलिए चीन के अंदर इस बेसिन के अंदर कोयला और पेट्रोलियम भंडार है जो वर्तमान में पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है। तो इसलिए रेड बेसिन के अंदर यानी इसका नामांकन अलग तरीके से हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा पर्वतीय क्षेत्रों के बीच वाला जो बेसिन है, पहले यह झीलें थी, झीलों नदियों ने मार्ग परिवर्तन के कारण ये क्षेत्र क्या है, एक मैदानी के रूप में कन्वर्ट हो गया। आसपास पर्वतीय श्रेणियां हैं यानी घटक इसके अंदर पाए जाते हैं। तो रेड बेसिन को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि रेड बेसिन चीन के अंदर मध्यवर्ती भाग के अंदर स्थित एक ऊंचा उठा हुआ प्लेटी मैदान है जिसके अंदर पेट्रोलियम और कोयला के अथाह भंडार पाए जाते हैं। यह इस बेसिन के उत्तर में सैनसी, कांसू और संघाई प्रांत स्थित है। इसके दक्षिण में देखें क्विचाओ और यनान प्रांत स्थित हैं। इसके पूर्व में जाते हैं तो हुची और हुनान प्रांत स्थित है। और इसके पश्चिम में जाते हैं तिब्बत का पठार है वो स्थित है। तो ये जो रेड बेसिन है चीन का जो सिचुआन प्रदेश है उस सिचुआन प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सा? यानी रेड बेसिन। और रेड बेसिन की खास विशेषता है कि इसके अंदर जो कोयला निकलता है वो लगभग 1.5 से 2.5 फुट नीचे ही क्या है, एक पेटी में मिलता है। लेकिन ये पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र के बीच स्थित है। और चीन का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है सैनसी सांसी क्षेत्र, वहां चीन का यानी दोहन अधिक होता है। तो इस दुर्गम क्षेत्र में यानी इन खनिज संसाधनों का दोहन बहुत ही कम हो पाया है। हालांकि इस रेड बेसिन के अंदर अन्य विशेषताओं के देखना चाहें, यहाँ की जलवायु थोड़ी सी विकट प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु इसके अंदर क्षेत्र में कहलाती है। और चीन के मध्यवर्ती भाग में स्थित होने के कारण चीन का हृदय स्थल भी कहलाता है। और आपको पता है चीन विश्व के अंदर कोयले के उत्पादन में यानी अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर इसका स्थान आता है। तो 2 नंबर का प्रश्न है तो किस प्रकार से करना है, और यदि 7 नंबर का प्रश्न है तो किस तरीके से करना है। तो 2 नंबर के प्रश्न में तो सीधा लिखना है कि रेड बेसिन है वो चीन के मध्यवर्ती भाग के अंदर स्थित सिचुआन प्रदेश में फैला हुआ क्षेत्र है जो कोयला और खनिज भंडारों की दृष्टि से संपन्न है। और इस प्रदेश के उत्तर में सैनसी, कांसू, संघाई प्रांत, नीचे कवाचाको और यूनान प्रांत, और पश्चिम में तिब्बत का पठार और पूर्व में हुनान प्रांत मुख्य रूप से क्या है, स्थित है। इस रेड बेसिन को चीन का हृदय स्थल कहा जाता है। और इस प्रांत के अंदर यानी कोयला और पेट्रोलियम के अथाह भंडार पाए जाते हैं। ये भी मैंने दोबारा यानी थोड़ा बड़ा कर दिया। और यदि ये आ जाता है 7 नंबर का प्रश्न तो इसको क्या है, डायग्राम बनाते हुए उसकी लोकेशन आपको प्रदर्शित करनी है कि रेड बेसिन चीन के हृदय यानी मध्यवर्ती भाग में स्थित है, इसलिए हृदय स्थल कहते हैं। इसके उत्तर में सैनसी, कांसू, संघाई प्रांत है, दक्षिण में कवाचाको और यूनान प्रांत है, पश्चिम में तिब्बत का पठार, पूर्व में हुची व हुनान प्रांत स्थित है। और चीन के अंदर ये जो बेसिन है सिचुआन प्रदेश के अंदर स्थित है। और इसके अंदर देखें तो कोयला और खनिज भंडार यानी नाइट्रेट के भंडार भी पाए जाते हैं या पेट्रोल के भंडार भी पाए जाते हैं, कोयला के भंडार भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये आ जाता है रेड बेसिन। तो इसलिए अपने को तो कोरोना भगाना है तो उससे टीकाकरण अधिक से अधिक करवाना ताकि ऑफलाइन क्लासों का हम बढ़िया तरीके से आनंद ले सकें। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है ग्रेन चाको प्रदेश पर टिप्पणी लिखिए। देखिए प्रश्न एग्जाम के अंदर 2018 में पूछा गया था ग्रेन चाको प्रदेश। तो पहले तो दिमाग में इमेज जी होनी चाहिए कि ग्रेन चाको है कहां पर, उसके बाद इसकी क्या विशेषता है। तो पहली बात है जो ग्रेन चाको है वो मुख्य रूप से अर्जेंटीना का जो उत्तर पश्चिम से लेकर यानी दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है। और इसके लगभग 3-4 प्रांत है, उसके अंदर लगभग 322 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये ग्रेन चाको प्रदेश है वो फैला हुआ है। और इसके अंदर यानी अर्जेंटीना के कौन कौन से प्रांत आते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्या
और मोशा प्रांत आ जाता है, चाको, सैंटियागो, डेल इस्टोरा प्रांतों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, ये ग्रेन चाको प्रदेश प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। जो ये ग्रेन चाको प्रदेश है, इसकी एक विचित्र विशेषता देखने को मिलती है कि इस प्रदेश के अंदर यानी जो प्रमुख रूप से लोहा, कोयला इस क्षेत्र के अंदर भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इस प्रांत के अंदर यदि हम चाइना इसके अंदर अर्जेंटीना के इस प्रांत का अवलोकन करें तो इस प्रांत के अंदर उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति इस क्षेत्र के अंदर मिलती है, ग्रेन चाको प्रदेश के अंदर। दूसरा यदि हम बात करते हैं, ये प्रदेश है वो मुख्य रूप से पराना और पराग्वे नदियों के मध्यवर्ती भाग वाला जो बेसिन है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी का विस्तार या यूं कहें चीका मिट्टी का विस्तार इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ये जो नदियां हैं दोनों, पराना नदी और पराग्वे नदी, ये यानी जिस प्रकार मेसोपोटामिया का मैदानी भाग है, भारत में सिंधु गंगा का मैदानी भाग है, तो इसी प्रकार इस जो प्रदेश है पराना और पराग्वे नदी के बीच में जो नदियों के द्वारा लाया गया जलोढ़ मैदान है, वो मेसोपोटामिया के मैदान के नाम से भी इसको परिभाषित किया जाता है, क्योंकि मेसोपोटामिया गजरा और फ्रात नदियों के मध्य यानी एक सभ्यता का स्थल था। तो इसी प्रकार ग्रेन चाको प्रदेश आ जाता है कि ग्रेन चाको प्रदेश अर्जेंटीना के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। यदि हम अर्जेंटीना की लोकेशन देखना चाहें तो अर्जेंटीना है वो प्रमुख रूप से क्या है, ये आ जाता है इधर अर्जेंटीना। तो इस प्रकार यदि हम अर्जेंटीना के अंदर देखें तो इसका विस्तार है, ग्रेन चाको का विस्तार यानी उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में फोरमासा है, चाको है, सैंटियागो है, डेल इस्टोरिया प्रांतों के अंदर 322 किलोमीटर की यानी चौड़ाई के अंदर यानी मुख्य रूप से इसका विस्तार है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो हमारा रेड बेसिन हो गया, इसके अलावा ग्रेन चाको। तो रेड बेसिन 7 नंबर के टिप्पणी के अंदर भी पूछा जा सकता है, ग्रेन चाको को 2 नंबर के प्रश्न के अंदर यानी प्रमुख रूप से इसमें पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, और थर्ड पर्सन बेसिकली है क्या, इसके अंदर देखना चाहें तो थर्ड पर्सन के अंदर आ जाता है कि इसके अंदर प्रदेश से क्या तात्पर्य है। तो प्रदेश एक क्षेत्र विशेष के अंदर यानी पृथ्वी तल की इकाई होती है। क्या होती है, पृथ्वी तल की इकाई होती है, और इस इकाई के अंदर यानी प्रमुख रूप से जो सांस्कृतिक लक्षणों की एक रूपता देखने को मिलती है। एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से अलग किया जा सकता है, वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी, और उस क्षेत्र विशेष के अंदर एक प्रदेश की जो भौतिक हो सांस्कृतिक विशेषता दूसरे प्रदेश के सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रमुख रूप से विभिन्नता मिलती है। एक परिभाषा दी है एफ.जे. मार्काउस ने। तो एफ.जे. मार्काउस ने यानी प्रदेश की क्या परिभाषा दी है कि प्रदेश पृथ्वी तल की वह एक इकाई क्षेत्र है। प्रदेश पृथ्वी तल की वह एक इकाई क्षेत्र है जो अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अपने आसपास के जो समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्र से क्या होती है, भिन्न होती है, वो इसलिए क्या कहलाता है, प्रदेश कहलाता है। तो प्रदेश के अंदर एक भौगोलिक सांस्कृतिक भौतिक इकाई क्षेत्र है जिसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, जैसे अपने जलवायु प्रदेश, शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, वहां की वर्षा में विविधता मिलेगी, वहां की वनस्पति के अंदर विविधता मिलेगी। तो एक प्रदेश के अंदर यानी एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती है, दूसरे प्रदेश से उसको इस प्रकार भिन्न किया जा सकता है। तो थर्ड आ जाता है प्रदेश। तो प्रदेश को शॉर्ट में विकसित करना चाहिए, प्रदेश एक पृथ्वी क्षेत्र की इकाई है जिसको एक यानी प्रदेश को दूसरे प्रदेश की भौतिक विभिन्नताओं के आधार पर, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के आधार पर मुख्य रूप से क्या है, अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये बेसिकली आ जाता है प्रदेश का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि यूएसए की मक्का पेटी पर, यानी यूएसए की गेहूं पेटी भी है, कपास पेटी भी है, मक्का पेटी भी है। तो उसके अंदर यानी पिछली बार गेहूं पेटी पर टिप्पणी पूछी गई थी, तो अब की बार मक्का पेटी पर यानी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो जो
चीन का जो मक्का पेटी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या विशेषताएं पाई जाती है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर लगभग 1600 किलोमीटर की तो लंबाई के अंदर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का यदि हम देखना चाहें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये आ जाता है मैप के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अंदर देखें तो लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई के अंदर 2400 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर लगभग यूएसए के लगभग 7 प्रांतों में, 7 प्रांत कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें ओहियो आ जाता है, इसमें कोलोराडो प्रांत आ जाता है, इसके अंदर नेब्रास्का, इसके अलावा देखना चाहें कंसास, ओक्लाहोमा, व्योमिंग, इलिनोइस प्रांतों के अंदर, यानी यूएसए के अंदर इस क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर 50 से 100 सेमी वर्षा होती है जो मक्के की फसल के लिए लाभदायक है। और आपको पता है कि अमेरिका मक्के के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश है। क्यों? क्योंकि वहां पशुओं को खिलाने के लिए मक्का, सुअर का पालन, मांस उद्योग में विश्व की सबसे बड़ी मंडी है अमेरिका के अंदर। तो मक्के के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस मक्का पेटी में वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। दूसरा, नदियों के बेसिन मैदानी क्षेत्र है, तो इसके कारण जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, उपजाऊ मिट्टी, और ये क्षेत्र संपाटी क्षेत्र है, जिसके कारण इस क्षेत्र के अंदर यानी मक्के की कृषि यानी विस्तृत रूप से यानी मशीनों के माध्यम से इसके अंदर की जाती है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि यूएसए की जो मक्का है पेटी लगभग 7 प्रांतों के अंदर फैली हुई है और लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 2400 किलोमीटर की यानी चौड़ाई के अंदर विशेषकर कोलोराडो, ओहियो, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा, व्योमिंग, इलिनोइस प्रांतों के अंदर यह मक्का पेटी फैली हुई है। इस मक्का पेटी की विशेषता है कि यहाँ वर्षा जो मक्के के लिए आदर्श रहती है 50 से 60, तो यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर रहती है। नदी घाटी का बेसिन समतल मैदानी भाग है जहाँ जलोढ़ और मक्के के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। इसके कारण यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का लगभग 70 से 75% जो मक्का है इन्हीं प्रांतों के अंदर मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। और हमने डिस्कस कर लिया कि मक्का वहां पशुओं को आहार के रूप में, जैसे दुधारू पशुओं के अंदर दूध के अंदर वृद्धि होती है, इसीलिए इसके अलावा यानी सूअरों को खिलाने के काम भी यानी इसके अंदर किया जाता है। इसके अलावा ग्लूकोज और स्टार्च बनाने में भी किया जाता है। तो ये आ जाती है यूएसए की मक्का पेटी। तो मक्का पेटी को विस्तार से देखने के लिए यानी अलग से वीडियो बनाया, उसके अंदर आप अवलोकन कर सकते हो। शॉर्ट रूप में परिभाषित करना है कि यूएसए के यानी मध्यवर्ती भाग में कोलोराडो, ओहियो, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा, व्योमिंग, इलिनोइस प्रांतों के अंदर यानी लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में 24 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर जो फैली हुई पेटी है वो मक्का पेटी है। क्योंकि मक्का के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है, क्योंकि 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा भी देखने को मिलती है, उपजाऊ यानी मिट्टी के क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस पेटी के अंदर देखना चाहें तो यानी ये क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय, और मक्का की खेती भी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय फसल है। क्योंकि सर्वप्रथम जो मक्का की खेती की गई थी तो वो मध्य अमेरिका के अंदर यानी जो रेड इंडियन लोग थे उनके द्वारा मक्का की खेती प्रमुख रूप से क्या है की जाती थी। तो ये आ जाता है प्रमुख रूप से क्या है यूएसए की मक्का पेटी। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि यूएसए की जो टेनेसी घाटी है, तो यूएसए की टेनेसी घाटी क्या है, या यूएसए के टेनेसी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना पर टिप्पणी लिखिए। तो दिमाग में एक इमेज लिखो कि यूएसए की जो टेनेसी नदी घाटी है वो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो विश्व की सबसे प्रथम निर्मित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये यानी टेनेसी नदी घाटी परियोजना है
और इस टेंसी नदी घाटी की यदि हम बात करें तो इसके अंदर 33 तो बांध बने हुए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि लगभग 6 से 7 प्रांतों के अंदर इसमें न केवल पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है, सिंचाई की उपलब्धता होती है, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो सिंचाई के साथ साथ यानी बाढ़ नियंत्रण के अंदर भी काम में लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जल परिवहन की व्यवस्था, नौ परिवहन के काम में भी मुख्य रूप से इससे निकलने वाली जो नहरें हैं उससे नौ परिवहन भी किया जाता है। इसके अलावा यानी विद्युत का उत्पादन भी प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण को मद्देनजर रखते वृक्षारोपण कार्यक्रम भी इसके अंदर किया जाता है। तो यानी ऐसी नदी घाटी परियोजना जो बहुत सी उद्देश्यों को लेकर मुख्य रूप से क्या करती है, पूर्ति करती है। इसी कारण हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भारत के मंदिर है। क्यों? भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि है और कृषि का में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने के लिए यानी इन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को एक तरफ तो बाढ़ से बचाती है, दूसरी तरफ यानी सूखा अकाल वाले क्षेत्रों में भी पानी की जल पेयजल की व्यवस्था या सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं आगे इस पर देखें तो जो टेंसी नदी घाटी परियोजना है उसी के तर्ज पर भारत के अंदर यदि हम बात करें तो भारत की जो कोसी नदी घाटी परियोजना है वो भी इसी टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, इसी को बेस मानकर बनाई गई है, क्योंकि कोसी नदी पर भी कई बांध बने हुए हैं, कई नहरें निकाली गई है, कई राज्यों के अंदर उसमें सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो रटने की आवश्यकता नहीं कि टेंसी नदी घाटी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और ये जो नदी घाटी परियोजना है यो लगभग 6 से 7 प्रांतों में इसमें यूएसए की सिंचाई होती है, 33 बांध बने हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि बहुत सी उद्देश्य पूर्ति करती है, एक तरह तो बाढ़ को नियंत्रण करती है, दूसरा सूखा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा रूप से इससे मिलती है, तीसरा यदि हम देखना चाहें तो इसमें नौ परिवहन की व्यवस्था भी की जाती है, विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, वृक्षारोपण या वन संपदा को बचाने के अंदर या चारागाह के विकास करने के लिए इस नदी घाटी परियोजना का उपयोग किया जाता है। तो ये बेसिकली आ जाती है यूएसए की टेंसी नदी घाटी परियोजना। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ये आ जाता है टेंसी नदी घाटी परियोजना। अब बात आती बांग्लादेश के जूट उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम, जूट उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो बांग्लादेश देखें तो भारत और बांग्लादेश में जूट के उत्पादन में बड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है। किसी वर्ष यानी बांग्लादेश उत्पादन करता है, किसी वर्ष भारत, लेकिन भारत में चूंकि काफी बड़ा है, जनसंख्या में विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है, इसके कारण भारत में जो जूट और जूट से बनी हुई जो वस्तुएं हैं, चाहे बोरियां हैं, टाट पट्टियां हैं, जिसमें कल भी हमने डिस्कस कर लिया था कि वहां खपत हो जाती है, इसलिए उत्पादन में तो लगभग भारत रहता है जूट के उत्पादन में। निर्यात में मुख्य रूप से क्या है, बांग्लादेश का प्रथम स्थान आता है, क्योंकि बांग्लादेश में देखें तो गंगा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, वो डेल्टा भारत के अंदर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, तो पुराना डेल्टा है वो तो मुख्य रूप से कहा जाता है बांग्लादेश क्षेत्र के अंदर आ जाता है। वहां दलदल क्षेत्र में जूट की खेती बहुतायत से की जाती है। जूट के अब बात करते हैं प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो यानी बांग्लादेश का जो नारायणगंज क्षेत्र है या ढाका है, इसके अलावा चिटगांव है, खुलना है, ये जूट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, क्योंकि उसके आसपास वाले क्षेत्रों में जूट की खेती बहुतायत से की जाती है। तो जूट के प्रमुख केंद्र नारायणगंज, ढाका, चिटगांव और खुलना प्रमुख रूप से इसके अंदर आते हैं। अब आता है कि सांसी और सैंसी कोयला क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो सांसी सैंसी कोयला क्षेत्र है चीन का सबसे बड़ा कोयला भंडार एवं उत्पादन क्षेत्र है। पहली बात तो यदि हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है यूएसए का पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भंडार की दृष्टि से क्षेत्र है सांसी सैंसी क्षेत्र। और सांसी सैंसी क्षेत्र में देखें तो चीन के जो कुल कोयले भंडार हैं उसका लगभग 81%
81% जो भंडार है वो कहां पर पाए जाते हैं? चीन के अंदर पाए जाते हैं। तो चीन के अंदर ये क्षेत्र रेड बेसिन है जो हमने इससे पूर्व पढ़ा था, इसके अंदर तो रेड बेसिन में तो अभी दोहन बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा दोहन और सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वो शांसी सैंसी कोयला क्षेत्र आ जाता है, जो कहां पर स्थित है भाई? चीन के अंदर स्थित है ये शांसी सैंसी क्षेत्र। और इस क्षेत्र के अंदर कई विशेषताएं देखने को मिलती है। तो एक तो इस क्षेत्र के अंदर यानी पोल्यूशन की समस्या सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा क्षेत्र है लौह इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में अधिक, क्यों? कोयला लौह उद्योग लौह ऐसे पर्याप्त मात्रा में आसपास मिलता है, तो उद्योग के रूप में शांसी सैंसी कोयला क्षेत्र, क्यों? लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के अंदर कोयला और लौह दो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग भार आसमान उद्योग है। तो ये शांसी सैंसी क्षेत्र एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी हो रहा है। हालांकि इसका प्रमुख परिस्थिति का कारण इस क्षेत्र के अंदर चीन का 81% कोयला के भंडार है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये आ जाता है शांसी सैंसी क्षेत्र जो चीन के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर हम आते हैं और नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर आ जाता है कि दक्षिणी अफ्रीका की प्रमुख फसलें कौन कौन सी पाई जाती है। तो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर देखें तो दक्षिणी अफ्रीका चूंकि यहाँ की जलवायु है तीनों कटिबंधों के अंदर स्थित है अफ्रीका महाद्वीप, तो दक्षिण अफ्रीका दक्षिण के अंदर है। तो यहाँ प्रमुख रूप से चावल है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, इसके अलावा सब्जियां भी प्रमुख रूप से इसके अंदर यानी चीन के अंदर उत्पादित की जाती है। तो इस प्रकार यानी उन 4-5 फसलों की आपको नाम ही लिखने कि चीन के अंदर यानी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी फसलें प्रमुख रूप से उत्पादित होती है। तो अफ्रीका की प्रमुख फसलों के अंदर इसमें गेहूं भी आ जाता है, इसमें मक्के का भी उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ दक्षिणी अफ्रीका क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो गन्ने का उत्पादन भी प्रमुख रूप से इसमें किया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में तिलहन का उत्पादन भी किया जाता है, दलहन का उत्पादन भी इस क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में फल भी उत्पादन किए जाते हैं और सब्जियों का उत्पादन भी प्रमुख रूप से क्या है किया जाता है। तो इस प्रकार ये आ जाता है दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख फसलें। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेश की 3 विशेषताएं बताइए। तो पहले तो दिमाग में ये इमेज होनी चाहिए कि इसके अंदर भूमध्य सागरीय प्रदेश पाया कहां पर जाता है। तो देखिए दोनों गोलार्धों में 30 से 45 अक्षांशों के मध्य यानी महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग के अंदर यानी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और उस जलवायु के अंदर ये प्रदेश फैले हुए हैं। इस प्रदेश के अंदर देखना चाहें तो अमेरिका वाला क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है, यानी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया प्रांत है वो इसमें आ जाता है, मध्यवर्ती अमेरिका भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा मध्य चिली, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग भी यानी इसके अंदर आता है। तो दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर 45 अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो ये तो आ जाता है भूमध्य सागरीय यानी प्रदेश कहां पर स्थित है। इन प्रदेश की विशेषताएं क्या पाई जाती है। तो इस प्रदेश की विशेषता है कि इस प्रदेश के अंदर ग्रीष्म ऋतु शुष्क व कठोर होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है, लेकिन जो शीत ऋतु होती है उसमें जो वर्षा है वो 50 से 90 सेंटीमीटर तक, कितनी 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु शुष्क व कठोर होती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर पशुपालन के साथ कृषि की जाती है और कृषि भी कौन सी, बागाती कृषि, फलदार कृषि, जिसमें रसदार फलों का उत्पादन इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इसके अंदर प्रमुख रूप से बागाती कृषि के अंदर यानी संतरे का उत्पादन भी किया जाता है, जैतून का उत्पादन भी किया जाता है, नींबू का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा अंजीर है, चाहे खुबानी का उत्पादन भी इसके अंदर किया जाता है और इसके अलावा सेब का उत्पादन किया जाता है।
और इस प्रदेश के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी बागायती कृषि, इसके अलावा पशुचारण का भी कार्य, पशुपालन, डेयरी उद्योग का विकास भी इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। तो ये दो तीन विशेषताएं इसके अंदर आ गई। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश तीन अक्षांशों के अंदर स्थित है। बागायती कृषि के साथ पशुचारण का भी कार्य किया जाता है। यहाँ पर वर्षा है 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो ये आ जाता है क्या, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अब इसके बाद आता है चीन के लोइस प्रदेश की मुख्य विशेषताएं बताएं। तो पहली बात तो लोइस क्या है? लोइस एक महीन हल्के लोहे, कैल्शियम सिलिकेट से बने महीन धूल के कण हैं, जिसको आम भाषा में कणा कहते हैं। और ये 100, 200, 300 किलोमीटर दूर आकर गोबी के मरुस्थल से चीन की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर चीन का जो शांसी प्रांत है, उस शांसी प्रांत के अंदर पर्वतीय भागों के अंदर ये मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। ये महीन मिट्टी है, इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से यदि देखना चाहें परतें नहीं पाई जाती है। तो चीन के लोइस प्रदेश की मुख्य विशेषता है कि वहां की ये हांगो नदी है, वो उस पर्वतीय ढालों से बहती है। तो उस क्षेत्र के अंदर वो जल को बहाकर लेके जाती है, जो कि इस लोइस का रंग होता है पीला, हल्का पीला। तो उस नदी का रंग हो जाता है पीला, और इसी कारण इस नदी का नाम पड़ गया पीली नदी। और जिस सागर में ये लोइस मिट्टी का निक्षेप करता है, वहां पूरे उस सागर का नाम ही पड़ गया पिंड सागर। तो इस प्रकार चीन के अंदर शांसी प्रांत के अंदर हल्के लोहे, कैल्शियम सिलिकेट से युक्त लाल महीन जो मिट्टी है, जो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा हो जाती है, कृषि के लिए बड़ी प्रोडक्टिव है ये। बस दूसरा, चीन के इस प्रांतों के अंदर पर्वतीय ढालों पर लोगों ने यानी आदिम जनजातियों ने वहां आवास भी प्रमुख रूप से क्या है इस क्षेत्र के अंदर बना दिए हैं। तो ये चीन के शांसी प्रदेश के अंदर पाई जाती है, यानी इस मिट्टी के अंदर कृषि के लिए प्रमुख रूप से प्रोडक्टिव है ये लोइस मिट्टी। मिट्टी का रंग लाल है। हाँ, वो नदी इस मिट्टी को बहाकर मैदानी भागों में निक्षेप करती है, और इस नदी का नाम पड़ गया पीली नदी। जिस सागर में गिरती है उस सागर का नाम पड़ गया पित्त सागर। तो ये प्रश्न आ जाता है चीन के लोइस प्रदेश पर टिप्पणी आ गई। अब थोड़ा सा आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं कि चीन के अंदर यूएसए के 4 औद्योगिक प्रदेश। देखिए, ये औद्योगिक भूगोल के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि चीन के अंदर औद्योगिक प्रदेशों के नाम बताए। चीन के 4 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक तो आ जाता है यानी यूएसए का न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। कौन सा? न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश इसके अंदर आ जाता है। दूसरा, यूएसए का कान्हा घाटी औद्योगिक प्रदेश भी मुख्य रूप से क्या है, यूएसए का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। दूसरा देखें, दक्षिणी पेनिनसुला औद्योगिक प्रदेश भी प्रमुख रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रदेश है। इसके अलावा मिशिगन झील क्षेत्र भी यूएसए का, या ग्रेट लेक्स क्षेत्र भी, जिसके अंदर एंटीरियो, हार्यून, ईरी, वो भी एक प्रमुख रूप से लौह इस्पात उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। वहां पर भी औद्योगिक पेटी का विकास प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो चीन के 4 यानी औद्योगिक प्रदेश में न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, कान्हा घाटी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पेनिनसुला औद्योगिक प्रदेश, मिशिगन औद्योगिक प्रदेश आ जाता है। तो ये औद्योगिक भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा यूएसए के लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के क्या कारक है? देखिए, लगभग यदि हम देखना चाहें तो लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारक लगभग कॉमन से रहते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर देशों में कुछ अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लौह इस्पात उद्योग जो ग्रेट लेक्स है उसके आसपास परिवहन का बड़ा समुचित व्यवस्था है। उसके पास कोयला के भंडार पाए जाते हैं, लोहेस के भंडार है। तो प्रमुख कारक है यूएसए का सस्ता जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। दूसरा, सस्ती जल विद्युत की व्यवस्था उस क्षेत्र के अंदर उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा कोयला और लोहा भी यूएसए के अंदर लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यानी बाजार की उपलब्धता भी यानी इस उद्योग के स्थानीयकरण को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। तो ये 4-5 कारक आ जाते हैं। ये भी औद्योगिक भूगोल का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है
कि यूएसए के लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों पर टिप्पणी लिखिए। तो 5-6 कारक आप इसके अंदर गिना सकते हो, चाहे इसमें कच्चे माल की उपलब्धता हो जिसमें लोहा और कोयला आ जाएगा। इसके अलावा सस्ता जल परिवहन की सुविधा, क्योंकि ग्रेट लेक्स में आंतरिक जल परिवहन की समुचित व्यवस्था है। तीसरा, इसके अंदर बाजार की उपलब्धता भी आ जाता है। चौथा, यदि हम बात करते हैं सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता, पांचवा बाजार आदि प्रमुख कारक आ जाते हैं। तो ये हो गया 11वां और 12वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा 13वां प्रश्न देखते हैं, कैंटेन औद्योगिक प्रदेश क्या है। तो कैंटेन देखें तो दक्षिणी चीन का एक सब बड़ा औद्योगिक नगर है कैंटेन। तो दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए, कैंटेन चीन का एक बड़ा औद्योगिक नगर है। चीन के में भी कहा, दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर के साथ बंदरगाह भी है ये चीन का, तो इसलिए वहां परिवहन की समुचित व्यवस्था। इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो क्योंकि चीन के बंदरगाह के आसपास कृषि की जाती है, तो यहाँ रेशम और सूती वस्त्र उद्योग का एक यानी उद्योग बहुतायत से पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जूट के उद्योग का विकास भी यहाँ अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, पोल्ट्री निर्माण उद्योग का विकास भी कैंटेन प्रदेश में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा कागज निर्माण उद्योग, लुगदी निर्माण उद्योग का विकास भी प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में। इसके अलावा चूंकि ये बंदरगाह नगर है, तो जलयान निर्माण उद्योग, पोत निर्माण उद्योग का विकास भी कैंटेन औद्योगिक केंद्र पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं, कैंटेन औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी चीन का एक बड़ा औद्योगिक नगर के साथ एक बंदरगाह भी है। यहाँ के प्रमुख उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है, इसके अलावा रेशम वस्त्र उद्योग आ जाता है, पोल्ट्री या बर्तन निर्माण हो जाता है, जलयान निर्माण उद्योग भी प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है, कागज निर्माण उद्योग का और जूट का निर्माण उद्योग का विकास इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा कर्मोपलक्षी प्रदेश क्या है, तो कर्मोपलक्षी प्रदेश पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कर्मोपलक्षी प्रदेश एक प्रदेशों का एक संगठन होता है जिसके अंदर यानी प्रमुख रूप से एक क्षेत्र के अंदर पर्टिकुलर विभिन्न प्रकार के यानी इकाइयां होती है, उसमें सांस्कृतिक आर्थिक आपस में आत्मनिर्भरता होती है। तो उस आत्मनिर्भरता के कारण यानी उसमें एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बन जाती है और सांस्कृतिक तत्वों का स्तरीय विकास हो जाता है और उसके परिष्कृत होने से ऐसे प्रदेश के अंदर यानी उसके अंदर एक विस्तृत कार्य योजना बन जाती है। ऐसा जो प्रदेश होता है उसको कर्मोपलक्षी प्रदेश के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। अब आता है नेपाल की प्रमुख फसलों के नाम बताइए। नेपाल के अंदर बात करें तो नेपाल एक पर्वतीय राष्ट्र है और नेपाल के अंदर बात करें तो नेपाल का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 19% भाग पर ही यानी कृषि की जाती है। कितने 81% भाग पर्वतीय दुर्गम क्षेत्र है और इसमें भी क्या है यानी कृषि सीढ़ीदार कृषि पद्धति अपनाई जाती है। चाहे वो चावल की खेती भी इसी के अंदर प्रमुख रूप से सीढ़ीदार के अंदर की जाती है और इसके अलावा मक्का भी पर्वतीय ढालू भाग के अंदर सीढ़ीदार कृषि के रूप में की जाती है। इसके अलावा यानी जो कोसी नदी का जो कोसी नदी का जो मैदानी क्षेत्र है वहां चूंकि नमी ज्यादा है, जलोढ़ मिट्टी है, तो वहां जूट की खेती भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर बांग्लादेश के अंदर की जाती है। इसके अलावा जौ का, गेहूं का, गन्ना, तंबाकू, आलू जैसी फसलें भी प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है। तो यानी नेपाल के अंदर 19% कुल क्षेत्रफल के 19% भाग पर कृषि हो गया है। उसके अंदर भी ढालू भाग के अंदर यानी चाहे वो चावल की हो, गेहूं की हो, मक्का की हो, इसके अलावा कोसी नदी के मैदानी भाग में जूट की खेती भी प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो मक्का पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। गन्ना व तंबाकू का उत्पादन भी प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ प्रश्नों पर और भी डिस्कस कर लेते हैं कि चरनोजम मिट्टी क्या है बेसिकली। तो चरनोजम मिट्टी
यानी काली मिट्टी के समतुल्य पाई जाती है। जो क्षेत्र वन क्षेत्र दुर्गम वन क्षेत्र है जहाँ जीवाश्म वनस्पति संघन है, तो वहां चुनौती मिट्टी की विशेषता है कि यहाँ जीवाश्म मिट्टी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार लास्ट में 2 लाइनों में समझ देता हूँ कि काली मिट्टी कोई बेसिकली चुनौती मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसका काला होता है क्यों? क्योंकि इसमें वनस्पति के पत्तों की गिरने के कारण जीवाश्मों की प्रधानता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो लास्ट गेहूं और कपास पेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को भी आप तैयार करना। इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।